हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आज का ये क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के 9 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं और इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये 9 टॉपिक या इन 9 टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस आए। देखिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जो 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं बताऊंगा। और भैया लिखकर ले लो, अगर आप इन 9 टॉपिक को पढ़ के जाओगे तो 2-3 टॉपिक तो आने ही आने हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मैं तैयारी मैंने स्टार्ट कर दिया है, कुछ चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, लेकिन आप एक आइडिया बताइए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास 12th फिजिक्स के 9 ऐसे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। देखो यही है वो 9 टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है, एक एक करके हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। थोड़ा पैसेंस रखो, पैसेंस एक स्टूडेंट की पहचान होती है, आपको पैसेंस रखना है। कोई आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं ला सकते, पैसेंस रखो, उनको करके दिखा दो कि हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये तूफान के पहले की शांति है। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सेकंड चैप्टर के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे हम पहले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। दूसरा समविभव पृष्ठ क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये क्या होता है। तीसरा संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। एंड चौथा संधारित्र की धारिता क्या होती है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ये कैपेसिटर। ठीक है, मतलब ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं एक एक करके सबको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले देख लीजिए। फिर हम विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फिर हम पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, फिर हम किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है किरचॉफ्स लॉ जो होता है, फिर धारा घनत्व करंट डेंसिटी एंड लॉरेंज बल लॉरेंज फोर्स, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, इनका नाम है मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या, सिंपल सा है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग डालेंगे, खूब प्यारा सा लिखेंगे, ये ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन बहुत छोटा सा मात्रक है ये ऊर्जा का। ठीक है, इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो जो नीचे लिखा हुआ है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ईवी से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, Q = E, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम परिभाषा देखें तो यही परिभाषा है भैया, इसको आपको याद रखना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन आवेश जो कि Q = E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, बस इतना सा। अब आप लोग कहेंगे सर जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, इसको भी समझ लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं साइड में ले चलता हूं और आपको बताता हूं। इस पेज पर हम लोग डिस्कस करेंगे
कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है एंड एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है। देखो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जानते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, बट यहां पे जूल में रहेगा क्योंकि ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। तो ये इतना हो गया भैया। उसके बाद में आपसे कोई पूछे कि एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो भैया किलो में कितने, 1000 किलो है भैया। तो आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है तो -19 में आप 10⁻³ जोड़ दीजिए। अब देखो आप खुद ही ध्यान दो, आपका ये इधर मैं साइड में वैसे बता देता हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इसमें 10⁻³ जोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 किलो मतलब 10⁻³ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में से 3 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये -16 बचेगा और यही होगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तब हम क्या करेंगे ये भी जान लो, क्योंकि मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो हम यहां पे 10⁻6 से गुणा करेंगे तो हमारा एमईबी की वैल्यू आ जाएगी बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी वो मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इतना समझो आप लोग, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ये सब याद रखो, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एमईबी, ये अक्सर आता है, ठीक है, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 1.6 गुणे 10 के पावर, देखो -19 में से ही हम घटाएंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, तो मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें 10⁻6 से गुणा कर देना है। अब 19 में 10⁻6 से गुणा करोगे तो 10⁻19 है, मैं साइड में बता देता हूं, देखो 1.6 गुणे 10⁻⁻19, इसमें 10⁻6 से गुणा करोगे अगर तो आपका आएगा 1.6 गुणे 10⁻13 आएगा। ये देखो 19 में से 6 जाएगा तो 13, तो ये आ जाएगा -13 जूल, ठीक है। ऐसे आपको घटाते हुए चलना है, इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है, ये सब रफ वर्क है। अब 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 वीईवी, ये सब जानिए, छोटी छोटी चीजें भूलिए मत, इसको समझिए। अब देखिए बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो आपको करना क्या है, -19 जो है 10⁻⁻19, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में 10⁻9 से गुणा कर देना है। तो भैया 19 में से 9 जाएगा तो 10 बचेगा ना, वही लिख दो, 1.6 इंटू 10⁻10 जूल, ये 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी। तो ये सारी वैल्यूज को आप लोग याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻16 जूल, एंड 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, एंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। बस हो गया, इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, नोट हो गया। अब मैं इसको इरेज करूंगा और हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक करके हम 9 टॉपिक को फिनिश करेंगे, ये ध्यान रखना, ध्यान से वीडियो को देखना, बाद में मत कहना सर जी ने बताया नहीं था, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये समविभव पृष्ठ है। सेकेंड टॉपिक समविभव पृष्ठ, इंग्लिश में बोले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये होता क्या है, नाम से आपको क्या लग रहा है, समविभव मतलब समान विभव, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समविभव मतलब सम का मतलब समान, विभव का मतलब विभव, और पृष्ठ का मतलब पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट है, समविभव, इसके नाम में ही सब कुछ रखा है, ठीक है। तो देखो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो देखो आंसर
किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे एक पृष्ठ हम लोग खींचते हैं मेरे दोस्त, ये हमारा एक पृष्ठ है, ये हमने ले लिया एक पृष्ठ, ठीक है। इस पृष्ठ में मान लीजिए इसमें प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ आपका स्थित है, देखो लिखा है किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र में खींचा गया है और इसके जितने भी पॉइंट हैं, जैसे यहां पे अगर है तो यहां पे विभव समान है, यहां पे भी विभव समान है, हर एक बिंदु पर इसके विभव समान होगा, ठीक है। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट समविभव पृष्ठ। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो बराबर हो उसको समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नोट आप लोग लिख सकते हैं, एक हेडिंग डालिएगा नोट और आप लोग लिखिएगा, ठीक है। नोट में बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, या मैं भी लिख देता हूं, क्या प्रॉब्लम है। लिखिए समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ठीक है, बीच वैद्युत विभवांतर समान होता है। ये ध्यान रखना, ये नोट है, वैद्युत विभवांतर समान होता है। क्या होता है? समान। ये आप नोट करके लिख देना, अगर 2-3 नंबर में आता है भैया तो आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, ठीक। तो कहा जा रहा है, पहले आपने समविभव पृष्ठ समझा कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है, ये समविभव पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर समान होता है। मतलब ये जो समविभव पृष्ठ है इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव होगा या विद्युत विभवांतर होगा वो समान होगा। ये पहला नोट है, ठीक है। दूसरा नोट आपसे अगर कहा जाए, इसको मैं इरेज करता हूं, नोट को जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो साइड में हो जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो पहला नोट आपको समझ में आ गया कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर हमेशा समान होता है। तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव समान होगा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं पूरा, ठीक है। दूसरी चीज, फिर से हम वो फिगर बनाएंगे। ये फिगर हमारा हो गया, इसके अंदर क्या है? प्लस क्यू आवेश है, मान लीजिए मेरे दोस्त, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। अब दूसरा नोट आप लोग देखिए, दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट लिखिएगा मेरे साथ, समविभव पृष्ठ, समविभव, ये दोनों नोट याद रखना, ठीक है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, ठीक है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पृष्ठ के विद्युत बल रेखाएं, देखो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। मतलब कहा जा रहा है ये जो हमारा समविभव पृष्ठ है इस पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे इससे अगर हम लोग विद्युत बल रेखाएं खींचें तो ये पृष्ठ के हमेशा लंबवत होंगी, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यही बताया जा रहा है आपसे, ठीक। जैसे ये सब क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। तो दूसरा नोट ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होंगी। देखो ये समविभव पृष्ठ है, इससे अगर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो वो सारी रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो ये हमारा दूसरा नोट था। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ के कुछ नोट्स मैंने आपको बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इतना ही पढ़ लेते हैं कि
विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इतना काफी है, आज के लिए काफी है, ठीक है, कल के लिए चाय। तो इसको मैं आप लोग नोट करेंगे, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो नोट कर लिए मेरे स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करता हूं और देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है संधारित्र किसे कहते हैं। इसी चैप्टर का, हमारे सेकेंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। देखो संधारित्र क्या होता है, मैं 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सिंपल सा है, बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी संधारित्र की धारिता को भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। देखो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संग्रहित कर सकते हैं या संचित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, यहां पे इस चालक में आवेश रहते हैं, रहेंगे ही, जैसे प्लस क्यू आवेश मान लीजिए, आवेश मान लीजिए, ठीक है, इसमें आवेश रहेंगे बहुत सारे। अब इसकी एक लिमिट है कि भैया इतना ही आवेश इसमें आएगा। जैसे एक बर्तन अगर आप लोग लेते हैं और जिसमें 5 लीटर उसकी कैपेसिटी है कि भैया 5 लीटर ही इसमें पानी आएगा। अब आप 5 लीटर पानी भर देते हैं, उसके बाद अगर पानी भरेंगे तो पानी बह जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा समायोजन हो जिससे हम उसी में ज्यादा से ज्यादा पानी भर सके। अब पानी वाली बात अलग है भैया, यहां दूसरी चीज है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। जैसे ये चालक है, इसमें एक लिमिटेड आवेश आते हैं, लेकिन अगर हम संधारित्र का यूज करेंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो यही होता है संधारित्र। और किसी चालक के आकार और आकृति में हम परिवर्तन भी नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आवेशों को संग्रहित कर सकेंगे, ये होता है संधारित्र, ठीक है। बस इतना सा याद रखो, बाकी मैं आगे आपको चैप्टर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता क्या होती है। धारिता का मतलब होता है कि उसको जितना आप आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, वो जो क्षमता होती है उसी को हम धारिता बोलते हैं। मतलब आवेशों के संग्रहण करने की क्षमता की माप को ही हम संधारित्र की धारिता बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक दूसरा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं जिससे हम फॉर्मूला निकालेंगे, वो वाला डेफिनेशन देखो। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। देखो भैया संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, सबको पता है, ठीक है। संधारित्र आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो किसी संधारित्र की धारिता जो होती है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी एक प्लेट को हम कितना आवेश दे रहे हैं और दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभव है उसी के अनुपात को ही हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। मतलब आवेश और विभव के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। बस हो गया। इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी, ठीक है। सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब भैया सी से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं तो सी इक्वल टू क्या होगा, अभी तो मैंने बताया आपको डेफिनेशन में क्या होगा सी का फॉर्मूला। देखो सी इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, देखो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात को हम धारिता C कहते हैं। तो C इक्वल टू होगा Q/V। ये हमारा फॉर्मूला निकलकर आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे मेरे दोस्त कि सर जी इसका मात्रक अगर बता देते तो मजा ही आ जाता, तो क्यों नहीं बताएंगे। यहां पे लिखना है आपको मात्रक, ठीक है, और मात्रक हम आपको बता देते हैं। देखो इसका मात्रक क्या होगा आप ही लोग खुद सोचिए। क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, ठीक है। V है विभव, विभव का मात्रक होगा वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा, या हम लोग फैरेड भी बोलते हैं। देखो भैया संधारित्र की धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है। तो धारिता का मात्रक एक तो हम फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, B है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम फैरेड भी कहते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया संधारित्र की धारिता। कुछ और जानकारी मैं आपको बता देता हूं, इसकी विमा क्या होगी वो भी मैं यहीं पे समझा देता हूं। विमा हम लोग निकालेंगे, उसके बाद में मैं उसको इरेज करूंगा। ठीक है, विमा तो हमें पता है गाइस कि C इक्वल टू होता है Q/V। क्या होता है मेरे दोस्त? Q/V। अब आपको C की विमा निकालनी है तो Q की विमा आपको पता होनी चाहिए। Q इक्वल टू IT होता है और Q की विमा होती है AT। Q की विमा होती है AT, सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद में V की विमा क्या होती है? देखो V की विमा होती है ml2 T के पावर -3 A के पावर -1। ये याद रखना, इसको -3 कर देना। ठीक है, 3 के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक, चाहे तो आप लोग इरेज करके फिर से लिख सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो हम लोगों को। तो T के पावर -3 A के पावर -1। ठीक है, ये विमा होती है B की। विभव की विमा ml2 T के पावर -3 A के पावर -1 होती है। ऊपर नीचे करेंगे बस हमारा विमा आ जाएगा। C इक्वल टू क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, इसको AT ऊपर आपका ऐसे ही रहेगा, रहने दो। इसको ऊपर ले चलते हैं, M प्लस में है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। L2 प्लस में है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। T3 T प्लस माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो नीचे से ऊपर जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। ठीक है, A माइनस में है तो A ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली क्या आएगा? फाइनली हमारा जो विमा आएगी C की विमा जो आएगी वो देखो क्या आएगी। देखो यहां पे आप लोग ढूंढिए। देखो M-1 है तो M को -1 ही रहने देंगे। L-2 है तो L को -2 ही रहने देंगे। ठीक है, ML2 MOL कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब T कितना है? T3 है और ये 1 है, दोनों प्लस में है तो T के पावर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, A कितना है? A1 है यहां पे, 1 यहां पे है, 1 1 2 हो जाएगा तो A के पावर 2 हो जाएगा। और यही होगी भैया C की विमा। आप लोग यहां पे लिख सकते हैं C की विमा। ठीक है, तो C की विमा, धारिता की विमा हमारी यही हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए फटाफट। मैंने निकालना सिखा दिया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो M-1 L के पावर -2 T के पावर 4 A के पावर 2 ये हमारी विमा हो जाएगी। तो संधारित्र की धारिता होती क्या है? किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C इक्वल टू Q/B। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। विमा हमने निकाल के दिखा दिया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब मैं विमा को थोड़ा सा इरेज करूंगा और कुछ मेन जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसको नोट करिए आप लोग फटाफट नोट कीजिए। इसको मैं इरेज करता हूं मेरे दोस्त, इसको मैं हटा देता हूं, उसको रहने देता हूं, भाई है हमारी। ठीक है, चलो ये इरेज हो गए। अब देखो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पे एक चीज और समझिए। देखो इसका मात्रक फैराड होता है तो यहां पे 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू कितना होता है और 1 पिको फैराड इक्वल टू कितना होता है। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे मेरे दोस्त तो ये आपको बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो 1 माइक्रो फैराड की वैल्यू होती है 10 के पावर -6 फैराड। ठीक है, और 1 पिको फैराड की वैल्यू होती है 10 के पावर -12 फैराड। ठीक, तो ये इतना ध्यान रखना आप लोग। बस ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको नोट कीजिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इनका नाम है, प्यार से इनको लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे आता है उसको समझो। किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। मतलब विशिष्ट चालकता होता क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो आज भी पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझना, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, देखिए किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब अगर हम लोग सिंपल देखें एक लाइन में, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बस हो गया, सिंपल सा है ना। देखो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये आधा ना जो बना है ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये सिग्मा है। ठीक, देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो सिग्मा इक्वल टू आपका होगा
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो 1/ρ। यहां पे रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, रोना नहीं है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट आप लोग कहेंगे रो क्या है, तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा रो के, ठीक है। देखो यहां पे रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग कहेंगे सर जी इसका मात्रक बता देते तो ठीक रहता। तो इसका मात्रक अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो अगर आपको रो का मात्रक पता है तो आप इसका मात्रक निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, तो इसका मात्रक निकालने के लिए मैं साइड में थोड़ा बता देता हूं। देखो रो जो आपका है इसका फॉर्मूला होता है RA/L, रो विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू RA/L। R है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, L है लंबाई। तो देखो R है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, एरिया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर, ठीक, क्या होता है मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या यहां पे, बचा आपका ओम मीटर बचा, ठीक है। क्या बचा यहां पे, ओम मीटर, ठीक है, ये हमारा यहां पे बचा। तो ओम मीटर हमारा आया है रो का मात्रक। ये किसका मात्रक है, रो का मात्रक। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रो का मात्रक हमने निकाल लिया है, तो चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो रो का मात्रक यहां पे लिखेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, हमारा विशिष्ट चालकता का मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो रो का मात्रक ऐसे निकालते हैं, रो का मात्रक ओम मीटर आया। तो इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है, आप नोट कर लिया होगा, इतने आप लोग फास्ट हैं। तो मात्रक कैसे निकालोगे इसका, देखो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। देखो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक है। अब रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। अब ओम मीटर को अगर हम ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ओम मीटर को ऊपर लाएंगे तो ये होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये होगा हमारा, देखो नीचे ओम मीटर है, इसके पावर 1 होता है, ऊपर आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा मात्रक हो जाएगा। अब इसको भी बता सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ये इसका मात्रक होगा। या इसका एक और मात्रक होता है, मैं बता देता हूं, यहां पे थोड़ा थोड़ा डीपली हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसका एक मात्रक होता है मोहो मीटर इनवर्स। क्या होता है, मोहो मीटर इनवर्स। या एक और मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। बीमा भी मैं डायरेक्टली बता देता हूं, कोई खास बीमा इसमें है नहीं, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे बीमा, और बीमा को भी हम जानेंगे भैया। देखो बीमा इसकी होती है m-1, ठीक है, L-3, ठीक है, T के पावर 3, A के पावर 2, ये इसकी बीमा होती है, ठीक है। समझ में आया, मतलब आप रो की बीमा निकाल लीजिए उसी फॉर्मूले से, रो इक्वल टू RA/L, और यहां पे जो इसकी बीमा होगी ये यही होगी, ठीक है। m-1, L के पावर -3, T के पावर 3, ठीक है, और A के पावर 2, बस यही इसकी बीमा हो जाएगी। तो विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी, विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ के विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, मात्रक इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा विशिष्ट चालकता का, या मोहो मीटर इनवर्स होगा। बीमा इसकी m-1, L के पावर -3, T के पावर 3, A के पावर 2 होगी। बस हो गया, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखो ध्यान से समझना, इसका डेफिनेशन समझ लो, बहुत है, ठीक है, यही आता है। अब देखो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है।
समझिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं भैया? हम बहुत कुछ समझते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार के द्वारा जोड़ देंगे तो तार में विद्युत धारा जो है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, मतलब प्लस से माइनस की ओर, और सेल के अंदर उसके घोल में जो धारा है वो ऋण से धन की ओर बहेगी, उल्टा। ठीक है, इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच, मतलब दोनों प्लेटें जो है उसके बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जब धारा बहेगी तो उस सेल की दोनों प्लेटों के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा बहती है, उसके प्रवाह में जो घोल अवरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध का मतलब रुकावट, ठीक है, जो घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध होगा उसी को ही हम आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। आप लोग लाइन बाय लाइन देखो, और सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर विद्युत धारा बहेगी। अब होगा क्या, धारा तो बह रही है भैया धन से ऋण, ऋण से धन, लेकिन इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर जो विद्युत धारा के मार्ग में जो घोल के द्वारा उत्पन्न रुकावट होगा उसी को, अवरोध को ही हम आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। सिंपल सा है, कुछ करना है नहीं, तो हम इसको अब हटाएंगे। ये डेफिनेशन ही आपको पढ़ना होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, किरचॉफ का धारा नियम। लिखिए भैया, देखो किरचॉफ का नियम हमारे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मेनली 2 नियम दिया था, ठीक है, और मैं आपको यहां पे फर्स्ट नियम यहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। किरचॉफ का धारा नियम, इसके पहले नियम को ही किरचॉफ का धारा नियम हम बोलते हैं। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है? किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब मान लीजिए भैया, ध्यान से समझिए, ये कोई संधि है, ठीक है, ये कोई संधि है, ठीक है, छोटा सा बना देते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, ये संधि है, ठीक है। अब इस पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, जैसे मान लीजिए ये भाई साहब आए मिले, ठीक है, ये आए मिले, ये आए मिले, ये आकर इसी संधि पर मिले, ये आकर मिले, तो होगा क्या? ठीक है, ये किसी, देखो क्या लिखा है, जैसे हमसे समझो, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब मान लीजिए ये जो धारा है ये है भैया I1, ठीक है, समझ में आ रहा है, I1 मान लिया है। ये धारा जो है इसको मान लेते हैं I2, ठीक है, ये धारा जो है इसको मान लेते हैं I3, ठीक, ये जो धारा है इसको हम लोग मान लेते हैं I4, ये जो धारा है इसको मान लेते हैं I5, ठीक है। तो किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि, ये जो संधि है इसको भी नाम दे देते हैं, जो संधि है बीच में, ये देखो जो ये संधि है इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम दे देते हैं O। तो कहा गया है, ध्यान से समझो, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं I1, I2, I3, I4, I5, सबका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं बीजगणितीय योग I, जो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा भैया वो 0 के बराबर होगा, और यही है किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। मतलब किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा। यहां पे I1, I2, I3, I4 जो भी धाराएं हैं सबका योग शून्य होगा। एक चीज और ध्यान दो आप इस चित्र में, यहां पे I1 जो है और I2 जो है ये देखो संधि की ओर जा रही है, देखो इसकी दिशा इधर की तरफ है, संधि की ओर जा रही है, और ये जो I3 है, I4 है, I5 है, ये संधि से दूर जा रही है, देखो ये बाहर की तरफ जा रही है, इसका एरो बाहर की तरफ है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो संधि की ओर आ रही है धाराएं, इनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जुड़ेंगे तो सब, लेकिन इनको पॉजिटिव लेंगे, जो संधि से दूर जा रही है इनको निगेटिव लेंगे। मेरे कहने का मतलब है जैसे यहां पे I1
I1 ये पॉजिटिव रहेगा, I2 ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये संधि की ओर आ रही है। देखो ये इधर संधि की तरफ जा रही है और ये सब संधि से दूर जा रही है, इनकी दिशा अलग है, तो इनको हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये आपका I2 है। ठीक है, जो I3 हम लेंगे वो माइनस में लेंगे, I4 भी संधि से दूर जा रही है तो इसको भी माइनस में लेंगे, I5 भी संधि से दूर जा रही है तो इनको भी माइनस में ले लेंगे। ठीक है, और इन सबका जो योग होगा, सबको जोड़ा ही है मैंने, बस सिर्फ माइनस ले लिया है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया है। ठीक है, मैंने जोड़ा ही था सारी धाराओं को, लेकिन माइनस प्लस कैंसिल होकर माइनस हो गया है। ठीक है, तो ये सबका योग शून्य होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये सब माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा किरचॉफ का धारा नियम, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, ये बीजगणितीय योग का चिन्ह है I इक्वल टू शून्य, सिग्मा इक्वल टू शून्य। यहां पे एक संधि है, इस पर धाराएं मिल रही हैं, दो धाराएं हैं I1 I2, ये संधि की ओर आ रही हैं, और तीन धाराएं हैं जो संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो यहां पे जो संधि की ओर आ रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो संधि से दूर जा रहे हैं उनको निगेटिव लेंगे। ऐड सबको करेंगे, जोड़ेंगे सबको, लेकिन यहां पे जब इसको निगेटिव लेंगे ब्रैकेट खुलेगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट नियम कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी हो गया नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है धारा घनत्व क्या होता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी। देखो क्या होता है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS से पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए। मतलब धारा घनत्व होता क्या है, मेनली टॉपिक हमारा ये है, व्हाट इज करंट डेंसिटी। तो देखो क्या होता है धारा घनत्व, प्यार से हेडिंग डाल देना करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है उसी को धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल सा है, इसे J से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक, या फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। J इक्वल टू क्या होगा, J इक्वल टू मैं यहां पे लिख देता हूं, J इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो I अपान A, J इक्वल टू आपका हो जाएगा I अपान A। मतलब किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा जो I है, ठीक है, उसी को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा J इक्वल टू I अपान A, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा I को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला होगा J इक्वल टू I अपान A, ये फॉर्मूला याद रखना। इसका मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त, मात्रक देख लेते हैं। मात्रक तो आपको पता चल ही गया होगा, I है धारा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, क्या होगा एम्पियर। ठीक है, और A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो J आपका है धारा घनत्व, तो I है धारा, A है क्षेत्रफल जिससे धारा गुजर रही है। ठीक है, तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, ये धारा घनत्व है। समझ में आ गया, इसका मात्रक भी मैंने बता दिया है। तो ये आपका टॉपिक नंबर 8 है। ठीक, इसका MKS से पद्धति में मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट, इसको भी मैं इरेज करता हूं, चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है लॉरेंज बल क्या है, और ये हमारे आज के इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल क्या होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश होता है उस पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए, ठीक है,
उसमें कोई आवेश गतिमान है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए गतिमान है, ठीक है, डांस कर रहा है या गति कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स कार्य करता है, उसी फोर्स को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब सिंपल अगर हम लोग देखें, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे आप लोग जब किसी की शादी होती है या फिर कोई पार्टी होती है तो उसमें डांस जो लोग करते हैं, ठीक है, कोई नागिन डांस करता है, यो यो, ठीक है, कोई दूसरा डांस करता है, तो उस पर भी एक फोर्स कार्य करता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग पता होगा, ठीक है। अगर आप ऊपर उछलेंगे तो फिर नीचे तो आना ही है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऐसे ही लॉरेंज बल क्या होता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन डांस करेगा, गति करेगा, तो उस पर एक बल कार्य करेगा, उसी को लॉरेंज बल कहेंगे। बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। अब मान लीजिए यदि क्यों आवेश, ठीक है, यदि क्यों आवेश v वेग से, वेग जो हो v, मान लीजिए आवेश क्यों है वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग लिखेंगे B वेक्टर या B भी लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर से थीटा कोण पर, B वेक्टर से मान लीजिए थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। मान लीजिए जैसे चुंबकीय क्षेत्र पर में गतिमान इलेक्ट्रॉन या आवेश पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। मान लीजिए आवेश क्यों हो, यदि क्यों आवेश v वेग से, जैसे जब वो गति करेगा भैया तो उसकी कुछ ना कुछ वेग होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है, समझा। तो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको B मान लेते हैं, B से थीटा कोण पर गति करे। जैसे मान लीजिए वो थीटा एंगल बना के गति कर रहा है, जैसे कुछ लोग डांस करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब उनका एक एंगल होता है। वैसे मान लीजिए ये आवेश थीटा कोण पर गति कर रहा है तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा भैया, बल को हम F से ही डिनोट करेंगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्यों आपका रहेगा ही, V भी आपका रहेगा, B चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्यों VV साइन थीटा, यही होगा फॉर्मूला मेरे दोस्त, यही हो जाएगा फॉर्मूला किसका, लॉरेंज बल का, F इक्वल टू QVV साइन थीटा। और मात्रक तो न्यूटन ही होगा, बल का मात्रक न्यूटन। तो लॉरेंज बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि क्यों आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू QVV साइन थीटा, जहां Q है आवेश, V है वेग, B है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा है डिग्री। बस हो गया, ये हमारा लॉरेंज बल है। बस हो गया, सिंपल सा था। तो आज का क्लास मेरे दोस्त यहीं पर फिनिश होगा, बस इसको नोट करिए पहले आप लोग। तो स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट टॉपिक, लॉरेंज बल। आई होप कि आपको ये 9 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको मैं बेटर तरीके से समझा सकूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम में जाकर इस बार आग लगा के आए। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे मैं फिजिक्स के और भी क्लासेस लाऊं, केमिस्ट्री की भी क्लासेस लाऊं, तो कमेंट में लिखना सर फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लास वन शॉट, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।